दर्शकों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का महिला जगत कार्यक्रम के हमारे आज के खास अंक में। दर्शकों, वो कौन सी वजह है जो हम अपनी बेटियों को बेटों से कम समझते हैं, उनकी योग्यताओं को, उनकी क्षमताओं को कम आंकते हैं। शायद इसीलिए इस विषय को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी को भी स्वयं आगे आना पड़ा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के माध्यम से। और इसी विषय पे आज हम हमारे कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। हमारी विषय का नाम है शिक्षित नारी सशक्त भारत। और इस विषय पे हमसे बातचीत करने के लिए बतौर अतिथि हमने जिन्हें आज हमारी स्टूडियो में आमंत्रित किया है, आइए हम आपका उनसे परिचय करवाते हैं। इस वक्त हैं हमारे साथ कमल झज्ज जी। आप महिलाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर अपनी कीमती सेवाएं दे रहे हैं। और हैं हमारे साथ वंदिता देवनाथ जी। आप विद्यापति एकेडमी में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं। आप दोनों अतिथियों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कमल जी, मैं कार्यक्रम का आगाज आपसे करना चाहूँगी और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी, चूँकि आप ज़मीनी स्तर पे बस्तर की महिलाओं से जुड़े हुए हैं, तो आप हमें बताएं कि बस्तर के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की क्या स्थिति है। सबसे पहले मैं सुनीता तिवारी जी आपका और साथ ही दूरदर्शन केंद्र जगदलपुर की इस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने महिलाओं के ऊपर इतना शानदार कार्यक्रम रखा। बस्तर की परिपाटी पे महिलाएं बहुत ऊपर उठ चुकी हैं। अब शिक्षा के क्षेत्र में भी बस्तर की महिलाओं ने परचम लहराना प्रारंभ कर दिया है। बस्तर की बेटियां आज बाहरी कॉलेजों में पढ़ रही हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। बस्तर की महिलाएं विदेश में जा रही हैं। बस्तर की महिलाएं राजधानी में भी अब उनकी धनक बोलने लगी है, क्योंकि आज बस्तर भी किसी के पीछे नहीं रहा। बस्तर बहुत आगे चला गया है। विश्व पटल पर बस्तर नजर आने लगा है। बस्तर की महिलाएं नजर आने लगी हैं। बस्तर की बच्चियां नजर आने लगी हैं। कुछ ही समय पहले हमारे बस्तर की एक बेटी नैना धाकड़ ने सबसे उच्च चोटी पे जाके अपना परचम लहराया था। बहुत गौरवान्वित वक्त और बहुत ही गौरवान्वित समय था जिस समय हमारी बिटिया ने इतना अच्छा अपना समय दिया। और मैं इतना जानती हूँ कि आज शिक्षा के क्षेत्र में बस्तर की महिलाओं को कहीं किसी से कम नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि बस्तर की महिलाएं जहाँ पढ़ रही हैं वहाँ विकास भी कर रही हैं। बस्तर की महिलाओं ने जहाँ अपने छोटे छोटे कुटीर उद्योगों से अपनी पहचान बनाई है, वहाँ पे उन्होंने शिक्षा के माध्यम से भी अपने आप को बहुत आगे रखा है। जी, बहुत बढ़िया कमल जी। वंदिता जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि परिवार के लिए, समाज के लिए, या हम यूँ कहें कि राष्ट्र के विकास में महिलाएं किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा सकती हैं। राष्ट्र के समग्र विकास तथा उसके निर्माण में महिलाओं का लेखा जोखा और उनके योगदान का दायरा असीमित है। देश के चहुमुखी विकास तथा समाज में अपनी भागीदारी को उसने सशक्त ढंग से पूरा किया है। अपने अस्तित्व की स्वतंत्रता कायम रखते हुए वे पुरुषों से भी 4 कदम आगे निकल गई है। आज 73वें संवैधानिक संशोधन के बाद छत्तीसगढ़ सहित देश के कई राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है, जिससे आज कई महिलाएं ऊर्जावान नेतृत्व से अपने स्थानीय परिवेश में परिवर्तन ला रही है। जहां एक ओर भारतीय महिलाएं विधि, एकेडमिक, साहित्य, संगीत, नृत्य, खेल, मीडिया, उद्योग, आईटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही है, वहीं महिला वैज्ञानिक टेसी थॉमस को अग्नि 5 के सफल परीक्षण के बाद उन्हें मिसाइल वुमेन अथवा अग्निपुत्री नामों से संबोधित किया जाने लगा है। मिसाइल कार्यक्रम का संपूर्ण नेतृत्व संभालने वाली वे देश की पहली महिला वैज्ञानिक बन गई है। तो क्या ये कम बात है कि हम तीनों भी आज शायद यहाँ महिला ही बैठी है, तो कहीं ना कहीं ये भी नेतृत्व करता है कि राष्ट्र के विकास में महिलाओं की क्या भूमिका है। और हम तीनों जो महिलाएं यहाँ बैठी हैं, ये भी कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि वास्तव में जो महिलाएं राष्ट्र को कितने आगे वो लेके जा सकती हैं। जी कमल जी, इस विषय पे मैं आपका दृष्टिकोण जानना चाहूँगी। मैं आपकी बात से वंदना जी, बिल्कुल नंदिता जी, पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि महिलाएं समाज की धुरी हैं। कहते हैं कि पिता परिवार के लिए जरूरी है, वहाँ माँ परिवार की धुरी है। आज की बालिका कल की महिला है, आज की बालिका कल की माँ है, आज की बालिका परिवार का नेतृत्व भी बनेगी एक न एक दिन निश्चित रूप से। अगर आज हम अपनी बच्चियों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उन्हें निश्चित रूप से स्कूल भेजेंगे, उनकी शिक्षा पर समग्र ध्यान देंगे, तो एक दिन वो ऐसे परिवार का निर्माण करेंगी, एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगी जिसपे
हम सबको गर्व होगा। अगर माँ पढ़ी लिखी होती है तो परिवार में बच्चों को पढ़ाती है, लिखाती है, आगे बढ़ाती है। और एक महिला का पढ़ा लिखा होना आज के युग में इतना ही जरूरी है जितना कि हवा पानी का हमारे जीवन में होना। अगर महिला पढ़ेगी तो वो निश्चित रूप से रोड पे जितने भी सांकेतिक चिन्ह होते हैं उन्हें पहचानेगी, अपने परिवार को उसकी पहचान बताएगी कि अगर ये ऐसा चिन्ह है तो हमें यहाँ जाना है, अगर यहाँ पे ये चिन्ह दिया हुआ है तो हमें वहाँ जाना है। अगर कहते हैं कि परिवार की प्रथम पाठशाला, प्रथम गुरु माँ है, तो उसका बालिका के रूप से ही शिक्षित होना बेहद जरूरी है। और मैं यहाँ पर नंदिता जी की बात पर पूर्ण रूप से विश्वास करती हूँ कि वैज्ञानिक क्षेत्र पे भी आज महिलाएं आगे चल रही हैं। निश्चित रूप से डॉक्टर के क्षेत्र में भी महिलाएं आगे चल रही हैं, और आज अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्र में भी महिलाएं आगे चल रही हैं। और आज दूरदर्शन में भी हम तीनों महिलाएं बैठ के जो विचार विमर्श कर रही हैं, तो ये केवल इस बंद कमरे का विचार विमर्श नहीं है, इसे हमें समाज में ले जाकर भी बताना है, और जहां आज शिक्षा नहीं पहुंची है वहां पर भी शिक्षा का अलग जगाना है। जी, बहुत बहुत बढ़िया बात कही आपने कमल जी। वंदिता जी, मैं अब आपसे जानना चाहूँगी, चूँकि हम बात कर रहे हैं महिला शिक्षा की, और महिला जब एक शिक्षित होती है वो किस प्रकार से देश के लिए सहायक सिद्ध होती हैं, तो एक महिला शिक्षित हो यह इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि महिला शिक्षा क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि महिला को आज के डेट में अपने अधिकारों को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि हम आदिकाल से देखते आ रहे हैं कि महिलाओं को किस तरह से टॉर्चर किया जाता है, किस तरह से उन्हें अपने ही घरों में कुछ चीज़ों के लिए अपमानित होना पड़ता है। और ये सारे कारण शायद इसलिए है कि वो अशिक्षित रह जाती है कहीं ना कहीं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि बालिका शिक्षा ज़रूरी है अपने अधिकारों को जानने के लिए, क्योंकि वो बालिकाएं जब अपने अधिकारों को जानने लगती हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने डिफेंस में खड़े होने लायक बन जाती है। और कई सारे जो अत्याचार उनके साथ होते हैं या घरेलू हिंसाएं होती हैं, उसमें वो कहीं ना कहीं अपने अधिकार के लिए खड़े हो पाती है और अपना अधिकार वो लेकर वहाँ रहती हैं। अपनी पहचान हम समाज में शिक्षा के माध्यम से ही बना सकते हैं, आपका ये कहना है। जी बिल्कुल। कमल जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि वंदिता जी ने बताया कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है, लेकिन जब हम एक बालिका की, एक महिला की शिक्षा की बात करते हैं तो तमाम समस्याएं भी हमारे सामने आती हैं। तो ये जो समस्याएं हैं, जो अवरोध है, ये क्यों आते हैं, इसके प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है? जैसा कि सुनीता जी आप जानती हैं कि समाज शुरू से कहीं ना कहीं महिला को एक पर्दे में रखने की प्रथा को मानता चला आया है। राजा राममोहन राय के पहले हमारे समाज में महिलाओं को बहुत घृणित दृष्टि से देखा जाता था। सती प्रथा का अंत भी राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया, और उसके बाद से कुछ महिलाओं ने कदम उठाए, घर से बाहर निकली, उनका बहुत सारा क्रिटिसाइज भी हुआ, उनके बारे में अनर्गल शब्द भी बोले गए। और आज भी कोई महिला किसी राजनीतिक क्षेत्र में या किसी व्यवसाय के क्षेत्र में काम करती है तो कहीं ना कहीं उसके बारे में कुछ ना कुछ चर्चाएं अपने को सुनने को मिलती हैं, जो कि निश्चित रूप से बहुत गलत है। क्योंकि महिलाएं घर से बाहर नहीं जाएंगी तो काम कैसे कर पाएंगी। और महिलाओं और पुरुष को एक बराबर हमारे समाज को समझना चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं शिक्षित होती हैं, कहते हैं एक महिला शिक्षित होती है तो आसपास के कम से कम 100 लोगों का उद्धार करती है। उसकी शिक्षा से वो एक ऐसे समग्र समाज का विकास करती है जिससे कि समाज को उसकी बात और उसकी दिशा पे चलना पड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण, अगर एक छोटे से गांव में एक महिला शिक्षित होती है तो उसे बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ता है, उसे बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ता है, और लेकिन वो महिला अपने साथ 100 महिलाओं को ये समझाने में सक्षम हो जाती है कि ये चीज़ गलत है। अगर आपके साथ कुछ प्रताड़ना हो रही है तो आप इसके विरुद्ध वहाँ जाओ, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो इसके लिए आप वहाँ जाओ। रास्ता बताने के लिए उस महिला का शिक्षित होना बेहद जरूरी है। ये हमारे समाज को समझना होगा, जानना होगा। जी, अभी जैसा कि कमल जी ने कहा कि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, कहीं ना कहीं ये जो गहराई है स्त्री पुरुष में जो भेदभाव है ये हमें देखने को मिलता है। तो वंदिता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि महिला शिक्षा में क्या लैंगिक असमानता भी एक अवरोध बन सकता है? हाँ, बिल्कुल बन सकता है। और ये हमारे समाज में ये विडंबना है हमारे समाज की कि जो लैंगिक असमानता है ये तो चले ही आ रहा है ना। हम अपने घरों में ही देखते हैं, ये सारी चीज़ें समाज में देखते हैं कि भेदभाव होते हैं। जहाँ लड़का है लड़की है आपस में उनका भेदभाव होता है। पारिवारिक तथा सामाजिक निर्णयों में स्त्री पुरुषों की भूमिका अलग अलग होती है ना।
स्त्री पुरुषों को प्राप्त सामाजिक सहभागिता के अवसर भी डिफरेंट हो जाते हैं वहाँ पर। मतलब स्त्री है तो तुम ये नहीं करोगी, वो नहीं करोगी, पुरुष है उसको सारे छूट मिलते हैं। तो हमारे समाज की ये बहुत बड़ी एक विडंबना या कहिए कि रूढ़िवादिता है जो बहुत समय से ये प्रथा के रूप में चली आ रही है। और कहा जाता है हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान समाज है, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी बात हो जाती है, पुरुष प्रधान समाज, जो सारे निर्णय हमारे समाज में पुरुष ही करेगा, है ना। कहीं ना कहीं ये स्त्री के जो हक को ये भी एक चीज है जो मार देती है। देश की ग्रामीण सामाजिक प्रणाली, ग्रामीण विभाग में जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ भी ये सारी चीजें बहुत देखा जाता है कि लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, तो वो उनको स्कूल नहीं भेजा जाता, तुम घर क्या काम करो, तुम स्कूल जाके क्या करोगी। बच्चे हैं, लड़के हैं, वो स्कूल जाएंगे, वो पढ़ेंगे। कई बार ये देखा जाता है कि एक घर में 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, लेकिन लड़की को माँ बाप ने क्या किया, हिंदी मीडियम में पढ़ा रखा है, गवर्नमेंट स्कूल में। लेकिन वहीं एक लड़का है, बच्चा है, तो उसे उन्होंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रखा है, मतलब एडमिशन करा रखा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लड़का लड़की में किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है। शोषण भी होता है, ये देखा जाए मानसिक स्तर का शोषण होता है ना। मतलब ये एक डिवाइडेशन होता है कि लड़का लड़की में, एक ही घर में 2 बच्चे हैं, दोनों को अलग अलग रूप में उसको रखा गया है। महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता के मामले में भारत का स्थान विश्व में 112वां है जी। इतना कम है ना मेरे हिसाब से, कि हमको आज जब शिक्षा का स्तर हमारे देश में इतना बढ़ गया है तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए और उच्च कोटि का हमें सोच रखना चाहिए। ना कि ये कि भेदभाव और इस तरह की बातें हमारे दिमाग में आनी चाहिए, क्योंकि हमारा समाज जो है बहुत ही शिक्षित समाज हो चुका है। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो स्त्री जातियां हैं ये आज हम कह नहीं सकते कि ये पुरुषों से कहीं भी पीछे है, किसी भी हाल में पीछे वो नहीं रही हैं आज के डेट में। तो ये जो असामाजिकताएं हमारे समाज में, इसे हमको ही मिटाना पड़ेगा। हमारी जो सोच है उसे कहीं ना कहीं हमको गलत साबित करनी पड़ेगी कि स्त्रियां कुछ भी नहीं कर सकती हैं जी। जैसा कि वंदिता जी आपने बताया कि घर से ही ये जो भेदभाव ये शुरू होता है, एक बेटे को अलग तरीके से वातावरण दिया जाता है, बेटी का वातावरण अलग होता है। तो कमल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक बेटी शिक्षित हो, सशक्त हो, इसके लिए परिवार को क्या करना चाहिए, परिवार की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए? मेरा ये मानना है सुनीता जी कि जिस समय बेटी का जन्म हो उस समय से आप बेटी को एक फूल की तरह पालिए जी। धीरे से जब वो थोड़ी सी बड़ी हो तो उसे आप कठोर बनाइए, उसे इतना सक्षम बनाइए कि आपको ये एहसास ही ना हो कि आप बेटी को शिक्षा दे रहे हैं या बेटे को शिक्षा दे रहे हैं। अगर आपने अपनी बेटी को शुरू से लेके अंत तक बेटी माना तो आप उसके लिए कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप बेटी को बेटे के अधिकार देकर दिखाइए, बेटी आपको बहुत कुछ करके दिखाएगी, क्योंकि बेटी एक ऐसा माध्यम है जो आगे जाकर ना केवल एक कुल की लाज निभाती है बल्कि 2 कुलों की लाज निभाती है। और बेटी जहाँ एक परिवार का नाम रोशन करती है वहाँ 2 परिवारों का नाम भी रोशन करती है। इसलिए बचपन से अपनी बेटी को आप स्कूल भेजिए, उसकी शिक्षा दीक्षा का ध्यान रखिए, उसके खान पान का ध्यान रखिए, उसकी हर एक चीज का ध्यान रखिए। और मैं एक महिला होने के नाते और एक माँ होने के नाते भी ये जरूर कहूँगी कि अगर आपके पास बेटी है और बेटा भी है तो आप निश्चित रूप से अपनी बेटी की सहेली बनकर दिखाइए। आपको आप जब अपनी बेटी की माँ सहेली बन जाएंगी तो वो आपको बहुत सारी ऐसी बातें भी बताएगी जो वो आपको बताना चाहती है। और बेटी समाज का वो एक अभिन्न अंग है जो आगे बढ़कर एक नए राष्ट्र का निर्माण करेगी। आज की बालिका कल की नारी भी है, आज की बालिका कल का आपका एक बहुत बड़ा, ये समझ लीजिए कि हमारे समाज को बहुत आगे ले जाने का एक रथ भी है। और आज की बालिका कल की नारी होने के साथ साथ कल की एक माँ भी है। तो जो भी माएँ हैं मैं उनके लिए सिर्फ एक संदेश देना चाहूँगी कि अपनी बेटियों के लिए आप हमेशा आगे आइए, आपकी बेटियों को खूब पढ़ाइए, उनके आगे के विकास के बारे में बहुत सोचिए। आप उनके हाथ में पेंसिल पकड़ाइए, झाड़ू नहीं। आप अपनी बेटियों को बहुत आगे ले जाकर उस शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में इतना उनका नाम रोशन कराइए कि आपको भी लोग कह सकें कि आप एक वो माँ हैं जिन्होंने अपनी बेटी को इतनी अच्छी शिक्षा दी है।
जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने कमल जी। आपने जैसा कि कहा कि हमें अपनी बेटियों की सहेली बनना है, जब तभी जाकर के हम अपनी बेटियों के विकास के रास्ते में उनके लिए सहयोगी बन पाएंगे। इसी से जुड़ा मेरा प्रश्न वंदिता जी आपसे है, चूँकि एक महिला ही एक महिला को समझ सकती है, तो क्या किसी विद्यालय में, चूँकि आप भी एक महिला शिक्षिका हैं, अगर महिला शिक्षिका की कमी है तो कहीं ना कहीं क्या ये भी एक कारण है जो अभिभावक डरते हैं अपनी बेटियों को स्कूल भेजने से? तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? अभिभावक जो डरते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट पे सही है, क्योंकि आज का जो माहौल है हमारे समाज का और शिक्षा का, कई बार हम न्यूज़ में देखते हैं, समाचारों में देखते हैं, पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते हैं कि किसी पुरुष शिक्षक ने किसी बच्ची के साथ कुछ अनैतिक व्यवहार कर दिया है। तो ये मतलब हमारे समाज में एक धब्बा है ना, क्योंकि वो शिक्षक जो है, शिक्षक माता पिता के जैसे होते हैं। जो माता पिता हैं पूरे भरोसे के साथ अपने बच्चों को स्कूल परिसर में भेजते हैं, क्योंकि वो दूसरे उनके सेकंड पेरेंट्स कहलाते हैं। माँ बाप जो घर से बच्चों को 5 घंटे 6 घंटे के लिए भेजते हैं स्कूल में, वो उनके दूसरे पेरेंट्स, पूरे विश्वास के साथ उनको भेजा जाता है। लेकिन जब कहीं बच्चियों के साथ इस तरह की अनैतिक चीजें होती हैं तो माँ बाप का डरना स्वाभाविक है। तो मैं कहना चाहूंगी कि यही एक कारण है जो अभिभावक आज बच्चियों के स्कूल जाने से भी कहीं ना कहीं ये कारण है कि डरते हैं। कुछ पेरेंट्स जो है डरते हैं कि हमारी बच्चियां अगर वहां जाएंगी तो उनके साथ कोई ऐसे इस तरह की अनैतिक व्यवहार ना हो जाए जिससे हमको जिंदगी भर के लिए रोना पड़ जाए और हमारी बच्ची का जो भविष्य है वो खराब हो जाए। तो मैं आप ही से जानना चाहूंगी कि इस डर के निवारण के लिए स्कूल प्रबंधन या सरकार की क्या व्यवस्था होनी चाहिए? आप हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो यदि महिला शिक्षिका नहीं भी हैं तो भी बेखौफ अपनी बेटियों को स्कूल भेज सकते हैं? मैं ये कहना चाहूंगी इसमें कि जो भी स्कूल है वहाँ पर बिल्कुल प्रोटेक्शन होना चाहिए बच्चियों के लिए, सावधानियां होनी चाहिए। और हर जगह आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि घर बैठे आप हर चीज को देख सकते हैं, है ना। हर कक्षा में, हर जगह आपको सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए, है ना। और जिससे हो सके कि वो अपने पेरेंट्स, जो बच्चियां हैं उनके पेरेंट्स के मोबाइल से वो चीज़ कनेक्ट कर दें कि हमारी बच्ची क्या कर रही है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके साथ अनैतिक चीज़ें हो रही है, इसलिए भी कि बच्चियां क्या वास्तव में स्कूल जाके पढ़ रही हैं कि कुछ गलत ऐसे कुछ कार्य कर रही हैं, है ना। हर चीज़ को हम गलत तरीके से जोड़ के भी नहीं देख सकते, है ना। अनैतिक चीज़ें ही एक कारण नहीं होती है। सीसीटीवी कैमरा अगर लग जाता है और उनके पेरेंट्स के मोबाइल में कनेक्ट हो जाता है तो उन पेरेंट्स को वो पेरेंट्स निश्चिंत तो होंगे, साथ ही उनको ये भी पता चल जाएगा कि हमारा बच्चा जिस कारण से स्कूल जा रहा है वो चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही है, किस टीचर ने उनके साथ क्या किया, क्या बदतमीजियां की, या बच्चे ने किस टीचर के साथ बदतमीजी की। तो जिस प्रकार हम टीचर्स पेरेंट्स को बुला के कंप्लेन करते हैं बच्चों के, तो शायद अगर ये चीज हो जाए तो शायद टीचर्स की भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और जो माता पिता हैं उनके जो प्रॉब्लम्स है, चिंताएं, वो भी शायद दूर हो जाए। जी कमल जी, इसी संदर्भ में मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगी कि अभी हमने शिक्षिकाओं की कमी के विषय में बात किया। अमूमन ये भी देखा जाता है कि स्कूलों में बालिका शौचालय की व्यवस्था जो ठीक नहीं रहती, तो कई बार बेटियां इस वजह से भी स्कूल जाना पसंद नहीं करती। तो इसके समाधान के लिए स्कूल प्रबंधन को या सरकार को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो बालिकाओं का जो स्कूल है वहाँ पे बालिकाओं के लिए वहाँ पर शौचालय बहुत अच्छे बनाने चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से हमारे जो बच्चियां हैं वो जब स्कूल में जाती हैं 6-6 घंटे के स्कूल होते हैं तो उन्हें वहाँ पर वॉशरूम यूज़ करना ज़रूरी होता है उनके लिए। तो उस समय अगर अच्छा शौचालय हो तो बच्चियां क्या है बेखौफ होकर शौचालय चली जाती हैं। दूसरा, हर स्कूल में, क्योंकि बच्चियों का स्कूल है तो वहाँ पर पैड की सुविधा भी होनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश में एक मासिक धर्म दिवस भी मनाया जाता है। इसे किसी तरीके से अछूता नहीं माना गया है, इसे छूत नहीं माना जाना चाहिए, ये भी एक प्रश्न उठा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं कहा है कि हर स्कूल में, जहाँ पे भी बालिकाओं का स्कूल है, वहाँ पर पैड की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि बच्चियाँ सुबह से लेकर शाम तक स्कूल में हैं, उन्हें किसी भी शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े या किसी उपहास का पात्र ना बनना पड़े। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज हमारे बस्तर के हर स्कूल में
शौचालय बने हुए हैं। और खासकर बालिकाओं के लिए ध्यान में रखते हुए मेरा ऐसा मानना है कि कहा जा रहा है कि रोड पे पिंक बाथरूम या पिंक टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि बच्चियां, महिलाएं अगर मार्केट में आती हैं तो भी वो इसका यूज कर सकती हैं, जो कि इस समय भारत में केवल एक ही जगह पे उपलब्ध है, वो है तेलंगाना स्टेट, क्योंकि उसने अभी इस चीज को शुरू कर दिया है। बहुत जल्द हमारे छत्तीसगढ़ में भी ये चीज हो जाएगी, बहुत जल्द एमपी में भी हो जाएगी, क्योंकि अब देश एक नई उड़ान उड़ रहा है। और यहाँ पर मैं आपकी शुरू की बात को लाऊंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि बालिकाओं को पढ़ना चाहिए, बालिकाओं को आगे बढ़ना चाहिए। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि बालिकाओं को पढ़ना चाहिए, तो हमें भी एक स्वर के साथ कहना चाहिए कि बालिकाओं को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजें, उनको एक नई जिंदगी का आगाज करने दें, उनके शौचालय का ध्यान रखें। अध्यापिकाओं को भी बालिकाओं के साथ सामान्य व्यवहार करना चाहिए, अध्यापकों को भी करना चाहिए, क्योंकि आप लोग ही उनके दूसरे गुरु हैं, दूसरे माता पिता हैं। निश्चित रूप से आप जब उनको ध्यान देंगे तो बालिकाएं भी आपके प्रति आकर्षित होकर स्कूल पहुंचेंगी। जी, समय का अभाव है। मैं चाहूंगी कि अब आप हमारे दोनों अतिथि अपने अनुभव को संदेश के रूप में हमारे दर्शकों से साझा करें। तो सबसे पहले वंदिता जी आप। मैं महिलाओं के लिए संदेश देना चाहती हूँ कविता के रूप में। जननी हूँ जीवन भी मैं, जज्बातों पे मेरा जोर नहीं, सशक्त हूँ व साकार भी हूँ मैं, नारी हूँ कमजोर नहीं, दर्पण हूँ व अक्स भी मैं, झुका सके वो शख्स नहीं, स्वाभिमानी हूँ व आत्मनिर्भर भी मैं, टूट के बिखरूं अब वो वक्त नहीं, नहीं समझना आधी अधूरी, नहीं अधूरी मैं खुद में पूरी, साथ चलना हो तो हाथ बढ़ाना, पीछे हटना मुझे मंजूर नहीं। जी, बहुत ही बढ़िया पंक्ति है वंदिता जी। कमल जी, अब मैं आपसे चाहूंगी कि आप कहें। मैं अंतिम संदेश ये देना चाहूंगी कि मैं नारी हूँ, अबला नहीं। वक्त आने पर जहाँ मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं दुर्गा का रूप भी धारण कर लेती हूँ। जब परिवार में किसी तरीके की आर्थिक कमजोरी आती है तो मैं लक्ष्मी का रूप धारण कर लेती हूँ। और जब मेरे परिवार में कोई आंख उठाकर देखता है तो मैं काली का रूप भी धारण कर लेती हूँ। लेकिन बात जब शिक्षा दीक्षा की आती है तो मैं सरस्वती का रूप भी धारण कर लेती हूँ। इस तरीके से मैं सभी रूपों में इस समाज में निवास करती हूँ। और इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम भी देती हूँ। जी, तो दर्शकों, वो कहते हैं ना कि यदि हम अपनी बेटियों के हाथ में बेलन और चिमटा थमाएंगे तो वो रोटियां बनाएंगी, और यदि हम उन्हीं बेटियों के हाथ में कलम और किताब थमाएंगे तो निश्चित तौर पे वो देश के गरिमामय पदों पर पदस्थ हो हमारा और आपका नाम रोशन करेंगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम और आप इस महाअभियान में अपना वांछित योगदान जरूर देंगे, मैं अंतिम तौर पे आप दोनों अतिथियों का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो आए, इस महत्वपूर्ण विषय पे अपने विचार हमसे साझा किए। इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।